अमृत महोत्सव मनाने के लिए सभी कार्यकर्ता पधारे हैं। उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। हमारे साथ में उनके बाद में उनके साथ में हमें धर्मशाला में पधारना है और नगर के सभी लोगों को सभी नगरवासी चंद्रवंशी धर्मशाला पधारेंगे क्योंकि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच जो पीलू खेड़ी है, जहाँ पीलू खेड़ी में नाना साहब पेशवा की स्थली बनी हुई है, तो जानकारी नहीं है हमें, उसकी जानकारी सुनने के लिए बाहर से उनके परिवार का लोग पधारे हैं। दुनिया में सुनना है कि हमारे बीच में
हरी भरी स्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति प्रदीप्ता ओम भूर्भुवस्व तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मुख्य अतिथियों के द्वारा मां भारती की पूजा के पश्चात हम हमारी दीदी सरिता जी शर्मा और हेमलता जी सोलंकी आप बधाइएंगे और आप स्वागत करेंगे। हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमती प्रभा सेवा श्री निवास मुनि का। हमारे देश की रक्षा करने वाले सभी सेवानिवृत्त वीर जवान सैनिक नाना साहब पेशवा की अंतिम संस्कार स्थली जो पीलूखेड़ी में स्थित है, उनका संरक्षण करने वाली टीम जो माता शक्ति हमारे सामने बैठे और मेरे सामने उपस्थित स्वाधीनता का अमृत महोत्सव के जिला समिति के सभी सदस्यगण एवं कुरावर व भाइयों बहनों, आज हम सबके लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि 1857 की क्रांति के अग्रिम पंक्ति में गिने जाने वाले नाना साहब पेशवा का अंतिम संस्कार या अंतिम समय जहां पर बीता, उस स्थान से हमारे युवाओं ने वाहन रैली निकालकर कुरावर नगर में आप सभी के योगदान से एक राष्ट्रभक्ति देशभक्ति का द्वार पैदा किया। सभी नागरिकों ने पुष्पहार के द्वारा सभी का स्वागत किया। वास्तव में यह दृश्य देखकर निश्चित रूप से हमारे मन में देशभक्ति की हिलोरें पैदा होती है। लगता है इस प्रकार के कार्यक्रम की आयोजना का निर्धारण किया। इन तो आजादी धरती हुई शांत हो जाएगी और पूजे न गए वीर तो सच कहता हूं नौजवानी बांझ हो जाएगी। इन पंक्तियों को हम वास्तव में स्मरण करें और अपने कुरावर नगर ही नहीं तो पूरे देश में देशभक्ति की भावना जब तक पैदा नहीं होगी तब तक हमारा देश जिस स्थिति में है उससे आगे बढ़ना मुझे लगता है संभव नहीं होगा। मैं यहाँ पर स्वाधीनता का अमृत महोत्सव की भूमिका के रूप में आप सबके सामने अपनी बात को रखने वाला हूँ। तो केवल अन्य देश जो 1947, 48 या 49 में आजाद हुए और हमारा भारत भी 1947 में आजाद हुआ। एक अमेरिका जो लगभग 1776 में अपने अस्तित्व में आया, उसको अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो देश है जिसमें इजराइल, जापान छोटे देश है किंतु चीन बहुत बड़ा देश है, इंडोनेशिया उसमें भी लगभग 35 करोड़ की आबादी है। मैं जिन देशों के नाम बता रहा हूं कि व्यक्तिगत आय भी 2 गुनी से अधिक है। इन सभी देशों की साक्षरता लगभग 95% है और इसके मुकाबले में हमारे देश की साक्षरता आज भी 75 से ऊपर नहीं है। हमारे देश की जो आय प्रति व्यक्ति आय इन देश से आधी है, जबकि देश की आजादी इनके साथ ही हमारी भी हुई। तो क्या कारण है? तो मुझे लगता है कि आज जिस वातावरण की निर्मित के रूप में हम बैठे हुए हैं, यदि हम सब लोग मिलकर इस देश के लिए इस संकल्पना के साथ कि इस भारत माता के अभिन्न अंग है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि पूरे विश्व में यदि कोई देश अपने भारत माता की। और मैं
विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की टीम कृपया पधारें यहाँ पर। आप लोगों में सम्मान हो रहा है। इधर सुरेश जी, आप थोड़ा भैया नवीन जी राठौर सम्मान कीजिए। भारत माता की। आज स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव सम्मान समारोह एवं इस कार्यक्रम में पधारे सभी राष्ट्रवादी नागरिक बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ करने से पूर्व आज इस कार्यक्रम में पधारे माननीय जो अतिथिगण हैं उन लोगों को मंच पर आमंत्रित करेंगे। सबसे पहले मैं आदरणीय भोपाल से पधारे हमारे माननीय श्री ग्रासी बनेगी भाई साहब को आमंत्रित करूंगा, जो आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, कि आप मंच पर पधारें, स्थान ग्रहण करें। साथ ही हमारे विशेष अतिथि के रूप में पधारे आज माननीय श्री मुकेश शर्मा जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वे मंच पर पधारें, स्थान ग्रहण करें। साथ ही आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारी माननीय श्रीमती प्रभा श्रीनिवासलू मैडम को मैं आमंत्रित करूंगा कि वे मंच पर पधारें। उनको आने में कुछ विलंब है। कार्यक्रम के स्वाधीनता अमृत महोत्सव कार्यक्रम के जिला संयोजक माननीय श्री प्रमोद जी पवार भाई साहब को आमंत्रित करूंगा कि वे कृपया मंच पर पधारें। साथ ही आज जो लोग कार्यक्रम स्थल के बाहर बैठे हुए हैं उन लोगों से अनुरोध है कि वे कृपया कार्यक्रम स्थल पर पधारें। कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। साथ ही आज जो स्वाधीनता का अमृत महोत्सव कार्यक्रम है, ये लगातार हमारा जिले में दूसरा कार्यक्रम है। इससे पूर्व नरसिंहगढ़ नगर में कार्यक्रम हो चुका है और आज जो ये कार्यक्रम था मुख्य रूप से पीलूखेड़ी। हम लोग इस बात से अनभिज्ञ थे कि हम एक इतने अच्छे क्षेत्र में रह रहे हैं कि जहाँ पर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानी नाना साहब की पेशवा का अंतिम समाधि स्थल है, जो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और आज हमारी इस रैली का जो प्रारंभ हुआ है उनके अंतिम समाधि स्थल से ही हुआ है। और इस कार्यक्रम के निमित्त हम समाधि स्थल पर जुड़े जो लोग समाधि का संरक्षण कर रहे हैं, आदरणीय किरण शास्त्री, स्वर्गीय किरण शास्त्री जी का परिवार जो है वो समाधि स्थल का संरक्षण करता आ रहा है, तो उनके परिवार के सदस्यों को भी आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से सम्मानित करेंगे। साथ ही देश सेवा में अपना सर्वोत्तम जीवन करने वाले जो पूर्व सैनिक हैं, आज हम इस कार्यक्रम में उनका भी सम्मान करेंगे। तो मैं आदरणीय पूर्व सैनिक जो उपस्थित है उनको आमंत्रित करूंगा कि कृपया मंच पर आए। श्री जगदीश जी जाट निवासी पीलूखेड़ी, श्री अनुकिलाल जी निवासी सेवलखेड़ी, श्री सुमेर सिंह जी निवासी पुरावर, श्री नवीन जी राठौर निवासी पुरावर, श्री मोहनलाल जी चंद्रवंशी जी, श्रीमती रमाबाई सोनी निवासी पुरावर, ये लोग कृपया मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। श्री नवीन जी राठौर आज शायद यहाँ पे नहीं है, उनकी पत्नी श्रीमती सोना राठौर जी कृपया मंच पर पधारें। साथ ही नाना साहब पेशवा को संबोधने वाले परिवार श्रीमती रंजना चित्ते जी, श्रीमती विजया पाठक जी, श्रीमती कुंदा सुप्लीकर जी एवं श्रीमती सरोज शास्त्री जी, वे भी कृपया मंच पर पधारें। साथ ही श्रीमती रमाबाई सोनी, आप लोग पधारिए।
श्रीमती कुंदरा सुखलीगढ़ जी, श्रीमती सरोज शास्त्री जी, आप लोग कृपया मंच पर पधारें। साथ ही आज की अध्यक्षता कर रही श्रीमती प्रभा श्रीवास्तव जी, आप लोग कृपया मंच पर पधारें। हमारे अतिथिगण लगभग आ ही रहे हैं, कृपया मंच पर पधारें आप लोग। एक बार भारत माता का जयकारा करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नाना साहब पेशवा अमर रहे, अमर रहे। नाना साहब पेशवा अमर रहे, अमर रहे। आइए दीदी। श्रीमती प्रभा निवासुलू, आप मध्य प्रदेश के पीलूखेड़ी में जन्मी हैं एवं 1857 क्रांति के प्रमुख सेनानी नाना साहब जी पेशवा की जो अंतिम समाधि स्थल है उसके संरक्षण जो परिवार कर रहा है उसके प्रमुख हैं। और आप माधव महाविद्यालय उज्जैन से प्राचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुई हैं। आपका वर्तमान निवास उज्जैन में है। दीदी, आज के कार्यक्रम के हमारे विशेष अतिथि के रूप में जो पधारे हैं आदरणीय मुकेश योगी शर्मा जी भाई साहब, आप भोपाल विभाग प्रज्ञा विभाग के संयोजक हैं, पेशे से शिक्षक हैं और प्रचार विभाग में भोजपुर जिले में प्रकाशन पत्र पत्रिका प्रसार संयोजन का काम देखते हैं। आपका भी मूल निवास भोपाल में है। साथ ही हमारे मंच पर आसीन आदरणीय प्रमोद जी पंवर भाई साहब हैं जो कि स्वाधीनता के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के जिला संयोजक की हैं। अब हम सर्वप्रथम हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनका हम स्वागत करवाएंगे। मैं इसे अनुरोध करूंगा कि वे कृपया समिति के सदस्य लोग मंच पर आए। दीपक जी जागीरदार। इन सभी देशों की साक्षरता लगभग 95% है और इसके मुकाबले में हमारे देश की साक्षरता आज भी 75 से ऊपर नहीं है। हमारे देश की जो आय है प्रति व्यक्ति आय इन देश से आधी है, जबकि देश की आजादी इनके साथ ही हमारी भी हुई। तो क्या कारण है? तो मुझे लगता है कि आज जिस वातावरण की निर्मित के रूप में हम बैठे हुए हैं, यदि हम सब लोग मिलकर इस देश के लिए इस संकल्पना के साथ कि इस भारत माता के अभिन्न अंग है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि पूरे विश्व में यदि कोई देश अपने देश को भारत माता के रूप में मानता है तो वह केवल भारत देश है। किंतु हमारे देश के लोगों के अंदर जिस प्रकार का मातृत्व भाव हमारी देश इस मातृभूमि के प्रति होना चाहिए वो कहीं ना कहीं कमजोर है। इसके लिए कोई दूसरा दोषी नहीं है। देश की आजादी के बाद हम सब लोगों को इस देश के प्रति इस अमृत महोत्सव में इस प्रकार की जागृति पैदा करने के लिए चाहे हम 100-150 लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, किंतु यदि हम मन से संकल्प लेंगे तो निश्चित है कि वह दिन दूर नहीं जब जिन देशों की तुलनात्मक रूप से हम आज अध्ययन करने के लिए ये जो मैंने बताया है उन देशों से भी हमारी स्थिति बेहतर होगी। इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि हमारे बीच में हमारे जो मुख्य वक्ता जो विशेष अतिथि है वो सब हमको प्रेरित करेंगे और हम सब निश्चित रूप से उनके उद्बोधन से प्रेरित होकर अपने इस क्षेत्र में करेंगे जिससे हम हमारे देश को उन्नति के शिखर पर पहुंचा सके। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, भारत माता की जय। जिला संयोजक जी आदरणीय प्रमोद जी भाई साहब ने कार्यक्रम की भूमिका के बारे में आपको विस्तार से बताया और जो हमारा स्वाधीनता का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का उद्देश्य है उसका मूल उद्देश्य ही यह है कि जो विकृत इतिहास है जिसमें हमारे क्षेत्र के अनेकों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं उनको इतिहास ने विस्मृत कर दिया है। और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से क्षेत्र में इसी प्रकार की अलग जगह रहे हैं कि जो भी ज्ञात अज्ञात स्वतंत्र संग्राम सेनानी हैं जिनका उस क्षेत्र में योगदान रहा है वह हम लोगों को जानकारी में आए और इसके लिए लगातार इतिहास संकलन का कार्य भी जारी है। जैसा कि क्षेत्र में
कुरावड़ क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र के लोगों को आज तक अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं है कि नाना साहब पेशवा जो कि 1857 संग्राम के प्रमुख नायक रहे हैं, उनका अंतिम समाधि स्थल हमारे क्षेत्र में है। और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से निकट भविष्य में प्रशासन से, शासन से मांग भी करेंगे कि उनके स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। और मैं आदरणीय भाई साहब से भी अनुरोध करूंगा कि वे इस बात को ऊपर तक हमारे मांग में सहयोग करें। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जो हमारे पूर्व सैनिकगण यहाँ पर उपस्थित हैं उन लोगों का सम्मान करेंगे। मैं समिति के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया मंच पर आ जावें। साथ ही हमारे पास यहाँ पर एक और पूर्व सैनिक उपस्थित हैं, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी राजपूत, नरेंद्र जी तिवारी, वे कृपया मंच पर पधारें। नरेंद्र जी तिवारी, आपका स्वागत है, कृपया मंच पर पधारें आप। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए 73 में आपने ज्वाइन किया था और 1990 में 17 वर्षों की सेवा देके आप सेवानिवृत्त हुए हैं। आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तालियों से स्वागत कीजिए कृपया। श्री अनोखी लाल जी, आपका निवास सेमलखेड़ी है और आपने सेना में 1985 में प्रवेश किया था और 2011 में लगातार 24 वर्षों की सेवा देकर आप सेवानिवृत्त हुए हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मंचासीन आदरणीय श्री सुमेर सिंह जी, आपका निवास गुरावर है। आपने सेना में 1994 में ज्वाइन किया था और 2020 में, अभी 2 वर्ष पूर्व भी आपने लगातार 26 वर्षों की सेवा देके सेवानिवृत्त हुए हैं। आपका भी मंच पर स्वागत है। श्री नवीन जी राठौर, आपका निवास पुरावर है। आज आप किसी कारणवश नगर से बाहर हैं। उनकी धर्मपत्नी सोना जी राठौर यहाँ पर उपस्थित हैं, अब उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हम पूर्व सैनिकों की या सैनिकों की उन मातृशक्ति को भी नमन करते हैं जो अपने पति को देश की रक्षा के लिए भेजने के तत्पर रहती हैं। सबसे बड़ा जो काम है वो इनका है, जो उनको शक्ति प्रदान करती हैं। तो हम आपका भी अभिनंदन करते हैं। श्री मोहनलाल जी चंद्रवंशी जी, आपके बड़े भाई श्री गोपाल सिंह जी चंद्रवंशी जी, निवास रसूलिया रामनाथ। आप गोपाल जी जो थे उनकी पोस्टिंग 1989 में हुई थी, जहां 26 जनवरी 1991 को छत्तीसगढ़ में एक नक्सली हमले में आप शहीद हो गए थे। तो हम इस मंच के माध्यम से शहीद गोपाल जी चंद्रवंशी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं और साथ ही उनके परिजन मोहनलाल जी चंद्रवंशी का इस मंच पर स्वागत करते हैं। आदरणीय मोहन जी चंद्रवंशी, श्रीमती रमाबाई सोनी, निवासी पुरावर, सैनिक सिंहलाल जी सोनी, जिनकी पोस्टिंग 1981 में हुई थी, जहां 13 माह की नौकरी के पश्चात ही उनको पैर में गोली लग गई थी। उसके पश्चात आप सेवानिवृत्त हो गए थे और आज उनकी पत्नी यहाँ पर श्रीमती रमाबाई सोनी जी हैं। हम उनका सम्मान करते हैं यहाँ पर। साथ ही आज यहाँ पर सैनिक नरेंद्र सिंह जी राजपूत उपस्थित हैं, जो भी हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं। हम उनका भी सम्मान करते हैं। नरेंद्र तिवारी जी, जिनका मूल निवास ब्रह्मदीप है, उनका भी हम सम्मान करते हैं। अब हम साथ ही जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, इनके अलावा यहाँ पर नाना साहब पेशवा की स्मृति से जुड़ा जो परिवार है, शास्त्री परिवार, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि नाना साहब पेशवा का अंतिम समय पीलूखेड़ी में बीता और जहाँ पर उन्होंने अंतिम सांस ली। और उस समय अंग्रेज लोग नाना साहब के नाम से इतना कांपते थे कि उनको लगातार ढूंढा जाता रहा, लेकिन हमारे क्षेत्र में उनको शास्त्री परिवार में न सिर्फ रहने की वो व्यवस्था हुई ताकि उनको छुपा के रखा गया और बाद में उनका अंतिम संस्कार भी यहीं हुआ और उनका अंतिम समाधि स्थल भी पीलूखेड़ी में है। तो ऐसे वीर सेनानी के
समाधि स्थल का संरक्षण करने वाले परिवार को भी आज हम इस मंच के माध्यम से सम्मानित कर रहे हैं। उसमें श्रीमती जो वरिष्ठ सदस्य हैं श्रीमती रंजना चित्ते जी यहाँ मंच पर हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। आप मध्य प्रदेश में पीलू खेड़ी में जन्मी हैं और साथ ही आप मध्य प्रदेश शासन की मासिक पत्रिका मध्य प्रदेश पंचायिका की संपादक भी हैं और आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 12 वर्षों तक दूरदर्शन केंद्र भोपाल में समाचार वाचिका रही हैं और आपके द्वारा बहुत सारी पुस्तकों का लेखन कार्य भी किया गया है, जिसमें उपन्यास, समाचार, नाटक और अन्य पुस्तकें हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। जो यहाँ पर उपस्थित हैं, आप भी भोपाल में पत्रकार हैं, श्रीमती विजय पाठक जी, श्रीमती कुंदा सुप्रीकर जी, आपका निवासी भोपाल में है, आपका भी इस मंच के माध्यम से स्वागत करते हैं। साथ ही श्रीमती सरोज शास्त्री जी, भाभी जी, आपका भी हम इस मंच के माध्यम से स्वागत करते हैं। अब हम परिचय की झलक के बाद सम्मान और स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे पूर्व सैनिकों को। तो मैं सर्वप्रथम कार्यक्रम संयोजक दीपक जागीरदार जी, सुरेश चंद्रवंशी जी को आमंत्रित करूंगा कि वे मंच पर आएं और आदरणीय जगदीश जी जाट हमारे जो पूर्व सैनिक हैं उनका सम्मान करें। ब्राह्मण थे आंध्र प्रदेश के, इनको कहाँ की जाति मिली, यहाँ की, इसलिए वो लोग यहाँ आए। तो पेशवा जी जो घायल हुए जब यहाँ आए, चूंकि उनकी जागीर का गाँव था, इसलिए वो पेशवा जी यहाँ आए। और जब आए थे बहुत घायल अवस्था में थे, तो हमारे पूर्वजों को उन्होंने बोला कि मैं सुबह तक बचूंगा कि नहीं बचूंगा। वो बच गया तो इनके हाथ में पकड़ा जाऊंगा, इसलिए मेरे को समाधि में वो कर देगा। आपको 4 बजे के करीब सुबह 1 बजे आए और 4 उनके साथ बहुत लोग थे। एक मुस्लिम कौन के साथ ना, उनकी भी कब्र है उधर पास में अपने पीलू में, जिसकी इसका तो गजल में सब पूरा लिखा हुआ है, इसलिए वो यहाँ पे आए और इनको रात उनको समाधि में वो किया गया। अगर वो जिंदा पकड़े जाते तो हंगामा हो जाता या लोगों का मनोबल टूट जाता था। और उनके साथ जो कुछ सोना चांदी जो भी कुछ था वो पीछे हमारे बावड़ी में गाड़ दिया गया। तो इस तरह पेशवा से इस खानदान का संबंध है। हम पेशवा की जाति हमारे पास थी, ये मैं बताना चाह रही थी। हम उसी खानदान के किरण शास्त्री को तो आप जानते हो, जिन्होंने पूरा आपको के साथ संघ के साथ पूरा किया और अपना बलिदान उनका हुआ। संघ के कार्यक्रम में जा रहे थे वो, और मैं यही प्रसिद्धता कहने के लिए आई कि मुझे भोपाल लौटना है। तो दोस्त साथियों, हम चाहेंगे कि पेशवा जी की समाधि को लेकर एक अपन बढ़िया एक स्थली बनाए, एक अपने पूरे ब्यावरा पूरा राजगढ़ जिले का नाम हो जाएगा। पेशवा को छोटी मोटी मस्ती थे, आज हम लोग सब पेशवा इतना वीर शूर व्यक्ति का है। आज हम लोगों के हमारे प्रदेश में, हमारे जिले में उनकी जो मृत्यु हुई समाधि हुई यहाँ पे, तो हम सिर्फ इसको कार्यक्रम के रूप में नहीं देखते हैं, इसको समाधि स्थल बनाएंगे ताकि लोग आकर देखें कि ऐसा वीर सिपाही हमारे राजगढ़ में थे, हमारे ब्यावरा में थे, हमारे नरसिंहगढ़ में थे, पुरावल में थे और पीलूखेड़ी में थे। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करती। जय हिंद। नाना साहब पेशवा स्मृति परिवार के 3 सदस्यगण और भी हैं, तो उन तीनों को भी आमंत्रित करता हूँ कि वो भी मंच पे आएं। श्री तेजस्वी शास्त्री जी, समीर शास्त्री जी और विवेक शास्त्री जी, इन तीनों का भी यहाँ पर हम माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। और सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों से संबंध रखने वाले उनके परिजन, भोपाल से आए हुए हमारे आचार्य श्री राहुल शर्मा जी, वो संस्कृत प्रोफेसर हैं, और मेरे मंच पर बैठे हुए सेना से संबंधित सभी पूर्व सैनिक जो अपने जीवन में कभी रिटायर नहीं होते। किसी भी प्रोफेशन में एक समय होता है जब हम सैलरी लेते हैं और एक समय आता है जब हम सक्रिय कार्य से निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन एक मन आत्मा तो वैसे ही रहती है। डॉक्टर कभी रिटायर नहीं होता, वकील कभी रिटायर नहीं होता, शिक्षक भी रिटायर नहीं होता। हाँ, सेवा में उनका स्वरूप बदल जाता है, ऐसे ही सैनिक भी रिटायर नहीं होते। वो समाज में एक वातावरण बनाने का काम करते हैं, इसलिए मैं उनको भी
नमन करता हूँ मातृशक्ति को और स्कूल से आए हुए हमारे बच्चों को, आसपास के ग्राम से आए हुए सभी वरिष्ठ जन, कृषकगण और सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार। स्वाधीनता का अमृत महोत्सव ये कार्यक्रम पूरे देश में चलाए जा रहे हैं। हमारा एक ऐसा वातावरण बना है हमारे देश में कि एक विशेष धारा 2013-14 के बाद आई है। इसके पूर्व यदि हम चर्चा करें तो बहुत सारी बातें हैं, इतनी बातें हैं, इतने तथ्य हैं और ऐसी बातें हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, करणीय कार्य हैं हमारे जो हमें करना चाहिए, चिंतन के बिंदु हैं और चुनौतियां हैं कि इतनी है कि हम अगर सब जागरूक नहीं हुए तो उससे हम पार पाना, हमें जीत पाना असंभव नहीं है, लेकिन कठिन तो है। कोई एक आदमी कहीं कोई शीर्ष पर बैठकर आपको नेतृत्व दे और वो काम करे, वो हम सबके लिए काम करे, ऐसा नहीं हो सकता। हम किसी सरकार के भरोसे बैठे रहें, हम किसी और के भरोसे बैठे रहें, किसी संगठन के भरोसे बैठे रहें, ये भी ठीक नहीं। हमारा स्वतंत्रता संग्राम इसका उदाहरण है। मैं आपको कुछ खास चीजों से ध्यान दिलाना चाहूंगा। हमारे अमृत महोत्सव को जो बनाने के पीछे एक मंशा है, समाज की भी, बुद्धिजीवियों की भी और देश के जो वर्तमान में शासन में नीति नियंता बैठे हैं उनकी। इसके पीछे मंशा है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम को जो एक सीमित कर दिया गया कि कुछ परिवारों में लड़ा, 1857 में लड़ा और उसको भी और वामपंथी इतिहासकारों ने ये बता दिया कि वो एक सिपाही विद्रोह था, कहीं चर्बी वाले कारतूस मिल गए थे, इसलिए उससे वो गुस्सा हो गए। कोई पंडित जी थे, उन्हें ये सब घटनाएं उस समय के 1857 की है, लेकिन ऐसा नहीं है किसी भी घटना के पीछे। और मैं तो ये बताना चाहूंगा कि हमारा संग्राम कांग्रेस के जन्म से 1885 से नहीं हुआ, हमारा स्वतंत्रता संग्राम 1857 में नहीं हुआ, हमारा बहुत पहले से तब से शुरू हो गया जब से अंग्रेजों ने इस धरती पर कदम रखे। कहीं भी आपकी मंशा के खिलाफ हम जाकर कहीं अतिक्रमण कर दें और अपने मत के खिलाफ आप कार्रवाई करें, वो व्यापार के नाम पर, किसी और चीज के नाम पर आप आक्रमण करें किसी की स्वतंत्रता में, तो वही विद्रोह चालू हो जाता है। तो हमारा जब से यहाँ अंग्रेज आए, बाकी के आए, तो ये लगभग तभी से ये विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया हमारे देश में। ये जगह जगह, गांव-गांव, शहर में, पहाड़ियों में, जंगलों में, सब जगह लड़ा गया। मतलब हमारा स्वतंत्रता संग्राम एक खास शहर से संबंध नहीं रखता, अमीर लोगों से नहीं रखता, अमीर गरीब सबने भाग लिया, एक जाति के लोगों से नहीं रखता, एक धर्म के लोगों से भी नहीं रखता, सबने भाग लिया। हमें जैसा कि मैंने कहीं पढ़ रहा था, देख रहा था, कुंवर चैन सिंह थी जो हमारे हुतात्मा हैं, उनके साथ भी सीहोर से जब वहाँ जो घटना की जानकारी सभी लोगों को है, वहाँ भी सभी धर्म के लोग उनके साथ में थे और ऐसा हुआ। लेकिन बाद में वामपंथी इतिहासकारों ने उसे ऐसा बना दिया कि कुछ खास परिवार के लोग लड़े और बिना शस्त्र के क्रांति हो गई, अहिंसा के द्वारा क्रांति, भारत को स्वतंत्रता मिली, ऐसा नैरेटिव बनाया गया जो कि ठीक नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने हर स्तर पर निशस्त्र भी हुआ और सशस्त्र क्रांति भी लड़ी, दोनों प्रकार से लड़ी और पूरे भारत में ये हुई। एक और बात की जाती है कि भारत कितने वर्ष गुलाम रहा। भाइयों, हमें अपने इतिहास को बार बार पढ़ने की जरूरत है, उस पर पुनः नजर डालने की जरूरत है। हमारी नई पीढ़ी को ढंग से उस पर सोच समझकर तार्किक ढंग से बात करने, पढ़ने, पढ़ाने, अध्ययन करने की जरूरत है। भारत कभी पूरी तरह से गुलाम नहीं रहा। कुल दिल्ली के आसपास कुछ 100 किलोमीटर तक जो आक्रांता आए, मुगल शासक आए, उन्होंने अपनी आतंकवादी कार्रवाइयां की और उसे अब कई लोग ये नाम देते हैं कि पूरे भारत का कब्जा हुआ। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो वो 500-600 स्वतंत्र देशी राजाओं की रियासतें कौन सी थी, उन पर किसका कब्जा था? फिर भारत कैसे गुलाम हुआ? तो हमें ये समझना चाहिए तर्क के साथ कि हम क्या चीज पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चों को क्या पढ़ाई जानी चाहिए, किसने पढ़ाया, क्यों इस पर प्रश्न नहीं उठाए गए। तो अभी ये वातावरण बदला है, नया इतिहास हमारे लिखने का हमें जिम्मेदारी है, चुनौती है। हम जो झूठे नैरेटिव बनाए जाते हैं उनका विरोध करें, उन्हें अपने नजरिए से समझें। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, हमारा संविधान इतना बड़ा बनाया गया और उसमें चोरी से धर्मनिरपेक्षता शब्द कैसे डाल दिया? विश्व के
सब संविधानों में, उनकी प्रस्तावनाओं में वहाँ के देश की संस्कृति, भाषा, धर्म, समाज के नीति नियम परंपराओं को संरक्षण करने, विकास करने की बात की जाती है। और हमारे यहाँ इस बारे में पहले से धर्मनिरपेक्ष थे और बाद में 1976 में इमरजेंसी के समय किस काल में कब चोरी से उसमें और शब्द रख दिए गए, जिससे हम और ज्यादा अपनी सुरक्षा करने में असहाय हो गए। तो भाइयों, ये प्रश्न मन में उठना चाहिए कि क्या हमें धर्मनिरपेक्ष होने की जरूरत है? हमारा सनातन धर्म तो अपने आप में मानवता का धर्म है, प्रतीक है। वो जितना भी अच्छे से फॉलो किया जाएगा पूरे विश्व के इंसानियत के लिए वो एक संरक्षण का काम करता है, प्रेम का काम करता है। पूरे लोगों को हमने हमेशा अपना आश्रय दिया है जहाँ से भी कोई भटक कर आए हैं। इसलिए हमें ये नहीं मानना चाहिए, इसको कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि भारत में यदि हिंदू संस्कृति को प्रमुखता दी जाए तो वो कोई पाप नहीं है, गलत नहीं है। इसके अलावा अभी हम द कश्मीर फाइल्स फिल्म का पूरे भारत में एक जन आंदोलन बन गई वो फिल्म। इसके बारे में मुझे लगता है कि हमने ये आज देखा है, लेकिन ऐसी घटनाएं रोज रोज हो रही है। आपको अपने देश छोड़कर आप कहाँ जाओगे? इसलिए हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना, हमें जागरूक बनना है, एक बन के अच्छे से रहना है। जो गलत घटनाएं होती हैं उनको सिरे से ही हमें उन्हें खत्म कर देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एक जगह मैं अहमदाबाद के बाद से व्याख्यान कार्यक्रम में सुनने गया था, वहाँ पूर्व कमिश्नर मुंबई श्री सत्यप्रकाश जी थे और अभी जो कश्मीर फाइल्स के निर्देशक थे विवेक अग्निहोत्री जी, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, मुझे जो बाद में बहुत चिंतन करने में समझ आई। हम आजकल देखते हैं कि वामपंथी लोग, जेएनयू के बच्चे या नए पढ़े लिखे आधुनिक बच्चे हमेशा जो आजादी की बात करते हैं, पता नहीं कौन से अनुशासन हिंसावादी आजादी चाहिए। वो लोग हमारी परंपराओं पर, हमारी पूजा पद्धति, गांव में जो भी संस्कार होते हैं, गाय का सम्मान होता है, गोमूत्र को, हम गोबर को, सबको सम्मान, कोई चीज हमारे निरस्कृत नहीं, कोई भी हमारे निम्न हेय दृष्टि से नहीं देखी जा सकती जाती। हमारी परंपराओं को हर जगह हंसी उड़ाई जाती है। हम इसे अपने घेरे में बना लें कि हम हमारी हर परंपरा को, हमारे संस्कार हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, उनको तर्क के साथ, बड़े स्वाभिमान के साथ अपनाएं और उसमें कोई हीन भावना को महसूस नहीं करें। उन्होंने अग्निहोत्री जी ने बोला था कि आप अपने आसपास जो भी, उन्होंने उदाहरण दिया है कि आपको कोई वामपंथी नीचा नहीं दिखा सकता। आप कोशिश कीजिए कि आपके बगल में कोई पान की अच्छी दुकान है, आपके मोहल्ले में कोई पान अच्छा बनाता है, आप सोशल मीडिया में उसकी बड़ाई करिए। आप किसी पीपल के पेड़ की, किसी बावड़ी की, किसी कुएं की और किसी भी मंदिर की, किसी भी चीज आपकी माता की, कम से कम आपको कैसे हंसी उड़ाया करो। आप ऐसी ऐसी चीजें करिए और फिर बाकी के लोगों से सपोर्ट करिए। हम किसी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग काम कर रहे हैं अच्छे कामों में सबकी मदद करना चाहिए, समाज को आगे आना चाहिए। जो लोग आगे रह के अच्छे काम में, एकता में और संस्कृति के संरक्षण में काम कर रहे हैं, उन्हें आर्थिक, सामाजिक जो जैसी सहायता दे सके वैसा देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और बाकी आप जो भी हमारे कुछ शब्द हैं उनको हमें बारीक निगाह से देखना चाहिए। अभी 2-3 जैसे हैं नारे लगाए, इस संबंध में मुझे कुछ चीज याद आती है। 1947 से 1911 के बीच में बंगाल विभाजन जब एक हुआ, 2 नारे पहले चलते थे, वंदे मातरम और उसके बाद भारत माता की जय। बाद में ऐसा धर्मनिरपेक्ष समय आया नेहरू जी का, गांधी जी के बाद का, कि उसमें इनकलाब जिंदाबाद और बाद में एक और नारा चला और उन्होंने वंदे मातरम को पूरा नहीं गाने दिया। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। मुझे भी अभी पता चला कि कांग्रेस के कई अधिवेशन में पूरा वंदे मातरम नहीं गाया गया, कई लोग उठ के चले जाते थे। भाई ये कौन सी धर्मनिरपेक्षता है? हमें सब चीजों पे नजर रखना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है, इन बारीक बारीक चीजों पर। दूसरा, हम कई बार शब्द इस्तेमाल करते हैं आदिवासी, तो हमारे बौद्धिक क्षेत्र में ये धीरे धीरे प्रचार हो रहा है, लोग समझ भी रहे हैं हम सब आदिवासी हैं, सब मूल निवासी हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो बाद में उसको आरोप लगाया जाता है बाकी के कुछ लोग आ रहे हैं, बाहर से आए हैं, जो कि सही नहीं है। तो हम सब उनको जनजाति बोलना चाहिए, आदिवासी नहीं बोलना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर निगाह रखेंगे हम लोग। ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा हमारे स्वाभिमान, गरिमा और संघर्ष के जो प्रतीक हैं उनका सम्मान करते हैं। आगे इससे लोगों को प्रेरणा मिले। धन्यवाद। आज हमारे इस स्वाधीनता अमृत महोत्सव कार्यक्रम में एक बहुत ही गर्व का क्षण है कि आज़ादी के
विमोचन भी आज होना है। हमारी जो हमारी रंजना सिंह दीदी हैं, उनके द्वारा लिखित 2 पुस्तकों का विमोचन आज उनके द्वारा यहाँ पर हमारे आज के कार्यक्रम शुरू कर दी थी। आदरणीय भाई साहब लाल जी गोले जी द्वारा होगा, तो हम इस लोकार्पण के साक्षी बनेंगे। आज सेनापति तात्या टोपे और सिपाही बहादुर, तो मैं आदरणीय भाई साहब से अनुरोध करूँगा वे दीदी की इन किताबों